नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे एमसीक्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 6 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है राधा कमल मुखर्जी। तो राधा कमल मुखर्जी से जुड़े 20 प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे अपनी एमसीक्यू सीरीज में। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मानव मूल्यों के दो प्रमुख स्तर कौन से हैं? ठीक है, यहाँ प्रकार पूछा गया है, स्तरीकरण नहीं पूछा गया, संस्तरण नहीं पूछा गया है, हायरार्की नहीं पूछी गई है, याद रखिएगा। तो राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मानव मूल्यों के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? जैविक मूल्य और आर्थिक मूल्य, ऑप्शन बी सकारात्मक मूल्य नकारात्मक मूल्य, ऑप्शन सी प्राथमिक मूल्य द्वितीयक मूल्य, और ऑप्शन डी साध्य मूल्य और साधन मूल्य। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। राधा कमल मुखर्जी ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में किस उपागम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है? केवल प्रत्यक्षवादी उपागम, कट्टर मार्क्सवादी उपागम, अंतःविषयिक या त्रिआयामी उपागम, एकल विषयी उपागम। किस उपागम को प्राथमिकता दी है अध्ययन के दौरान? जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, एससी दुबे साहब के समान ही, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने भी यही कहा था कि सामाजिक घटनाएं काफी जटिल हैं, इसीलिए हमें समाजशास्त्र के साथ साथ राजनीति है, ठीक है, इसके अलावा दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, इनका भी सहारा लेना होगा। इसीलिए इनकी जो अप्रोच है वो क्या कहलाती है? इनकी अप्रोच कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, अंतःविषयी दृष्टिकोण। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार इच्छाओं का विस्तार ही सभ्यता का संकट है। उन्होंने ये विचार अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था? ठीक है, क्लियर हो गया। आज सुबह मॉर्निंग के लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, क्राइसिस ऑफ वैल्यू, क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन की बात हो रही थी कि अगर मूल्यों का पतन होता है तो क्या होता है? सभ्यताओं का पतन हो जाता है। तो ये कौन सी किताब में इन्होंने ये विचार प्रकट किया था? द रीजनल सोशियोलॉजी, द सिकनेस ऑफ सिविलाइजेशन, द फिलॉसफी ऑफ मैन, द इंडियन वर्किंग क्लास। तो कौन सी किताब में स्टेटमेंट दिया था? ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने ऑप्शन नंबर बी, द सिकनेस ऑफ सिविलाइजेशन में। मुखर्जी की प्रथम कृति कौन सी है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी? तो इनकी पहली और आखिरी दोनों किताबें आपको याद होनी चाहिए। पहली किताब 1916 में पब्लिश हुई थी, वो किताब कौन सी है? द इंडियन वर्किंग क्लास, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, द रीजनल सोशियोलॉजी, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो 1916 में राधा कमल मुखर्जी की जो पहली किताब पब्लिश हुई थी उसका नाम था ऑप्शन नंबर डी, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों के संस्तरण का उच्चतम स्तर कौन सा है? मूल्यों के प्रकार की बात नहीं हो रही, संस्तरण की बात हो रही है, हायरार्की की बात हो रही है। तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्तरण को 3 स्तर पे बांटा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सबसे उच्चतम स्तर पे कौन सा मूल्य है? क्लियर? आध्यात्मिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, जैविक मूल्य और सामाजिक मूल्य। सबसे नीचे कौन सा होता है? जैविक मूल्य, उसके ऊपर सामाजिक मूल्य, और सबसे ऊपर कौन सा होता है? क्योंकि पूछा गया है उच्चतम स्तर पर, सबसे ऊपर होता है आध्यात्मिक मूल्य। मुखर्जी के अनुसार साध्य मूल्य का संबंध किससे है? 2 प्रकार के मूल्य हैं, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साध्य मूल्य का मतलब होता है लक्ष्य। तो साध्य मूल्य क्या है? बाह्य और भौतिक लक्ष्यों से इसका संबंध है, समाज की बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था से इसका संबंध है, मानव के आंतरिक जीवन और तृप्ति से इसका संबंध है, अस्तित्वात्मक और विशिष्ट आवश्यकताओं से इसका संबंध है। ठीक है, तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को 2 भागों में बांटा है, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साध्य मूल्य मतलब जो जीवन के लक्ष्य हैं, ठीक है, और साधन मूल्य जो माध्यम है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो साध्य मूल्य बात करते हैं आध्यात्मिक नैतिकता की, आध्यात्मिकता की, ठीक है, मानवीय विकास की बात करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मुखर्जी ने अपनी अंतिम पुस्तक द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम किस पर आधारित लिखी थी? अभी देखिए, बात हो रही थी पहली किताब द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916 में आई थी, वो पहली किताब थी। और आखिरी किताब कौन सी है? द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम। ये जो किताब लिखी है वो किस पर आधारित है? रामायण पर, मनुस्मृति पर, भगवत गीता पर या उपनिषद पर? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता पे आधारित है। मुखर्जी द्वारा प्रतिपादित बहुआयामी मनुष्य के 4 स्तरों में से दूसरा स्तर कौन सा है? तो मल्टी डायमेंशन मैन की बात करी है, और मल्टी डायमेंशन मैन में मनुष्य के 4 स्तर बताए हैं। इसमें सबसे पूछा गया है दूसरा स्तर कौन सा है? तो 4 स्तर कौन से हैं? ये चारों स्तर लिखे हुए हैं। क्लियर?
तो सबसे पहला स्तर कौन सा होता है? जो रोटी कपड़ा मकान की बात होती है, व्यक्ति पहले इसी पर विचार करता है। तो पहला कौन सा हो गया? जैविक स्तर। जब जैविक स्तर पूरा हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब व्यक्ति सम्मान की बात करता है, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की बात करने लगता है। ये होता है सामाजिक स्तर। तो सेकंड स्तर पे कौन सा आएगा? सेकंड पे आता है सामाजिक आधारित स्तर। सबसे उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक स्तर, और सबसे उच्चतम कौन सा है? सबसे उच्चतम होता है आध्यात्मिक और नैतिक स्तर। तो 4 डायमेंशन की जो बात करी है राधा कमल मुखर्जी ने, तो मनुष्य का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? वो है आध्यात्मिक स्तर। और सबसे नीचा डायमेंशन कौन सा है? सबसे निम्न स्तर कौन सा है? वो है जैविक स्तर। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक संयम के कितने स्तर बताए हैं? अब यहां बात हो रही है सामाजिक संयम की। तो राधा कमल मुखर्जी ने कहा था, मूल्यों के पतन से सभ्यताओं का पतन हो जाता है, और सभ्यताओं के पतन को अगर हमें रोकना है तो हमें संयम अपनाना होगा, सामाजिक संयम अपनाना होगा। और सामाजिक संयम के 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, पहला हमें क्या करना होगा? हमें जो लग्जरी लाइफ है इसको त्यागना होगा, हमें केवल बुनियादी जीवन को या बुनियादी आवश्यकताओं को ही पूरा करना होगा। दूसरा, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, अपने पारिस्थितिक तंत्र का सम्मान करना होगा, बायोडाइवर्सिटी के साथ मैनेज करना होगा। और तीसरा, हमें समाज का जो कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, समाज के कल्याण के बारे में, मानव कल्याण के बारे में सोचना होगा। तो 3 स्तर पर अगर हम काम करेंगे तभी समाज में सामंजस्य बना रहेगा। नहीं तो मनुष्य की इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि वो समाज में अव्यवस्था पैदा कर सकती हैं। इसी को लेकर उन्होंने सामाजिक संयम के कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मुखर्जी ने 1958 में लखनऊ में किस संस्था की स्थापना की और मृत्यु तक उसके निर्देशक बने रहे? गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन। तो कौन सी संस्था थी जिसके संस्थापक हैं राधा कमल मुखर्जी? लेकिन क्वेश्चन छुपा हुआ है, कहां पर? लखनऊ में। 1958 में लखनऊ में स्थापना की थी। तो एक और क्वेश्चन बन गया, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस या जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन के संस्थापक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। कहां पर है ये संस्थान? ये संस्थान है लखनऊ में। कब स्थापित हुआ? 1958 में स्थापित हुआ। मुखर्जी के सिंथेटिक सोशियोलॉजी में कितने विषयों का संगम है? सिंथेटिक सोशियोलॉजी की बात करी है किसने? राधा कमल मुखर्जी ने। तो सिंथेटिक सोशियोलॉजी में कौन कौन शामिल है? समाजशास्त्र, कानून, सैन्य विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, पारिस्थितिकी, दर्शन शास्त्र, सिर्फ समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का समर्थक हैं, यानी समाज का अध्ययन केवल समाजशास्त्र में नहीं हो सकता, समाजशास्त्र के साथ साथ अन्य विषयों के सहारा भी लेना होगा समाजशास्त्र को। ये बात करी है सिंथेटिक सोशियोलॉजी में। तो सिंथेटिक सोशियोलॉजी में इन्होंने किसकी बात करी है? समाजशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, पारिस्थितिकी और दर्शन शास्त्र को भी शामिल किया है। मुखर्जी की पुस्तक ए सिटी ऑफ ट्रांजिशन 1952 विशेष रूप से किस शहर पर आधारित थी? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और वाराणसी। तो उनका पूरा लंबा समय, पूरा जीवन ही लखनऊ में गुजरा है। ठीक है। राधा कमल मुखर्जी के लखनऊ स्कूल में कौन सा विद्वान पारंपरिक समाजशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है? अब जैसे आपने सुना है जर्मन संप्रदाय, जिसको हम फ्रैंकफर्ट संप्रदाय कहते हैं, एक है अमेरिका में शिकागो संप्रदाय, ऐसे ही भारत में लखनऊ संप्रदाय की स्थापना करी थी 3 लोगों ने। वो 3 लोग कौन हैं? वो 3 लोग हैं राधा कमल मुखर्जी, डीएन मजुमदार और AK सरन। क्लियर? अब इस क्वेश्चन ये पूछा गया है इन तीनों में से पारंपरिक समाजशास्त्र को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? तो राधा कमल मुखर्जी जो है वो तो अपने आप में है, वो सिंथेटिक सोशियोलॉजी की बात करते हैं। डीएन मजुमदार जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, और AK सरन ऐसे व्यक्ति हैं जो पारंपरिक समाजशास्त्र को रिप्रेजेंट करते हैं। मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी में मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को कैसे माना है? भारत में सोशल इकोलॉजी के सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? राधा कमल मुखर्जी। तो राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सोशल इकोलॉजी से क्या तात्पर्य है? ये किस प्रकार का संबंध है पर्यावरण और मानव के बीच में? ठीक है। समाज केवल मनोवैज्ञानिक कारकों से चलता है, पर्यावरण का समाज के विकास में कोई महत्व नहीं है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है, मनुष्य केवल पर्यावरण का गुलाम है। तो राधा कमल मुखर्जी ने यह कहा था सोशल इकोलॉजी में कि पर्यावरण, मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित भी होता है और पर्यावरण को प्रभावित करता भी है, और मनुष्य और पर्यावरण के बीच में यही अंतःक्रिया चलती रहती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन वर्किंग क्लास का मुख्य सरोकार क्या है? तो 1945 में किताब लिखी इंडियन वर्किंग क्लास। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ये क्लास, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी या इसकी विषय वस्तु क्या है? ग्रामीण जमींदारी प्रथा का, स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व, उच्च मध्यम वर्ग का जीवन शैली, श्रमिकों की स्थिति और गंदी बस्ती। तो द इंडियन वर्किंग क्लास में 1945 में जो किताब लिखी, ये किताब डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कलकत्ता की गंदी बस्तियों का अध्ययन करते हुए लिखी थी। तो गंदी बस्तियों का अध्ययन करते हुए किताब लिखी है, श्रमिकों की और गंदी बस्तियों की दुर्दशा का उल्लेख किया है इस किताब में। मुखर्जी ने 1928 में इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी किसके साथ मिलकर लिखी थी? राधा कृष्णन, एन गुप्ता, डीपी मुखर्जी या जीएस घुरिए, किसके साथ मिलकर 1928 में किताब लिखी? किताब का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। तो ये किताब लिखी है किसके साथ मिलकर? एन गुप्ता के साथ मिलकर। मुखर्जी के मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी के विचार में छतरी के नीचे कौन सा विषय शामिल नहीं है? अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी शुरुआत में अच्छे से पढ़ा हुआ है सोशियोलॉजी को, तो राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र को किस विषय के रूप में देखते हैं? राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र को कहते हैं समाज का महाविज्ञान, मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी कहते हैं। जैसे अगस्त काम्टे ने क्या कहा था? समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की महारानी कहा था। उसी प्रकार आपके राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहते हैं, मास्टर साइंस ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सारे विषयों का समागम है। समाजशास्त्र में कई सारे विषय शामिल हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है। ये सभी किसका हिस्सा है? राजनीति शास्त्र है। ये सभी समाजशास्त्र का ही पार्ट है। तो पूछा गया है कौन सा विषय शामिल नहीं है? अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान, राजनीति, पारिस्थितिकी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? खगोल विज्ञान को शामिल नहीं किया है। मुखर्जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1950, 1962, 1968, 1958। तो इन्हें मिला है 1962 में। मुखर्जी ने अपनी पीएचडी किस विषय पर की थी? ठीक है, आपने जीएस घुरिए की पीएचडी पढ़ी है, आपने एम एन श्रीनिवास के बारे में देखा, उनकी पीएचडी के बारे में आपको जाना था। ठीक है, एस सी दुबे साहब ने कमार जनजाति पर अध्ययन किया था, उस विषय पर उन्होंने पीएचडी करी थी। तो ऐसे ही राधा कमल मुखर्जी ने किस विषय पर पीएचडी की है? मूल्यों का समाजशास्त्र, भारत में जाति व्यवस्था, औद्योगिक श्रमिकों का जीवन, भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। अब जिन लोगों ने केवल बेसिक पढ़ के चले जाते हैं, यूथ कंपटीशन या अरिहंत पब्लिकेशन की किताब, वो यह क्वेश्चन हमेशा गलत करके आते हैं। उन्हें लगता है कि मूल्यों का समाजशास्त्र का विचार तो किसका है? राधा कमल मुखर्जी का है, यही आंसर लगा दो। ऐसा तो याद रखिएगा, पीएचडी की जब बात आती है तो राधा कमल मुखर्जी ने पीएचडी की है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर। क्लियर हुआ? तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। अगर आपने इतना क्वेश्चन पढ़े हैं तो एक पूरा एक तैयार हो जाता है, बेस तैयार हो जाता है कि राधा कमल मुखर्जी में क्या क्या और पढ़ना है, कौन कौन सी और थ्योरी हैं जो और समझी जानी जरूरी हैं, किन किन क्षेत्रों से राधा कमल मुखर्जी से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 19-20 क्वेश्चन पढ़ लिए तो काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही मैं कोई दावा कर रहा हूं आपको कि आपने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब तो पेपर इसी में से आएगा। नहीं, पेपर करने का पर्पस है, पीवाईक्यू लगाने का पर्पस है कि एक विषय पर हमारी एक सामान्य समझ विकसित हो जाए। सोशियोलॉजी में क्या, हर विषय में ये नियम लागू होता है कि अगर आपकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, एक सामान्य समझ विकसित हो जाए विषय के ऊपर, तो पेपर फिर आसान हो जाता है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा वो विषय आपके लिए हमेशा कठिन होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें थिंकर समझ में नहीं आते, बहुत से लोग कहते हैं हमें सामाजिक अनुसंधान का जो टॉपिक होता है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आप गलत किताबों से पढ़ते हैं, आप जटिल चीज़ों को देख रहे हैं। उसको सिंपल कीजिए, सरल कीजिए। जितना सरल करेंगे, जितना पीवाईक्यू लगाएंगे, चीज़ें उतनी आसान होती चली जाएंगी। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा राधा कमल मुखर्जी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने और समझने का प्रयास किया। प्रश्नों का लेवल बहुत कठिन भी नहीं था, प्रश्नों का लेवल बहुत सामान्य भी नहीं था। हर प्रकार के, हर वैरायटी के प्रश्न आपको मिले होंगे राधा कमल मुखर्जी से। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो यूपी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो बिहार पीजीटी का नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी कर रहे हो,
ठीक है, तो अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सफलता का या सही सब आसान भाषा में कहूं तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे सही तरीका है पाठ्यक्रम पे फोकस कीजिए, किताबें खत्म मत कीजिए, टेलीग्राम के नोट्स के पीछे, पीडीएफ के पीछे मत भागिए। ठीक है, सबसे आसान तरीका है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। सिलेबस, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस सामने रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जाइए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और टॉपिक के अनुसार पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए। ये मार्केट में बिकने वाली 4000 5000 वाली जो एमसीक्यू वाली किताबें होती किसी काम की नहीं होती। अगर आप कोई 5000 10,000 वाली एमसीक्यू वाली किताब कर रहे हैं लेकिन उसमें वो क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर आपकी मेहनत बर्बाद जा रही है। आपको लग रहा है आपने 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा है तो भी कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में समस्या आनी ही आनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।